आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है एकदम? चलिए देखते हैं हम लोग बायोलॉजी। सब लोगों को गुड मॉर्निंग। बैठो बाबू जल्दी। इससे पहले के क्लास में हम आपको दूसरा कौन सी बताए थे जी? कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री, समसूत्री, ये पूरा सूत्री बता दिए थे। हाँ, जितना लोग नहीं आए थे, ऐसे कर्मफोरों का कोई इलाज नहीं है। समझ में आ गया? ऐसे कर्मफोरों का कोई इलाज नहीं है जो नहीं आए थे। एगो को हम कहें कि रे बैल कहीं का काहे नहीं आया था, कह रहा है कि हम आज आइए रहे गांव से। हम कहते हैं तब तुम कर्मफोर नहीं है। बेचारा एकदम उदास हो गया, कह रहा हम कर्मफोर है। बेचारा सामान वामान रखा था, आया था ताजा ताजा आया था एकदम। देखिए जो एडमिशन ले लिए हैं वो नहीं आते हैं, तो ऐसे लोग कर्मफोर कहलाते हैं। समझ में गया कि नहीं? देखिए बाबू, इससे पहले हम आपको सेल चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, गला फाड़ फाड़ के। सेल को हम आपको 2 पार्ट में बता दिए थे। आपको हम लोग पढ़ा दिए थे आपको प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में हम बता दिए थे ये बच्चा होता है, ससुरे बैक्टीरिया वायरस में पाए जाते हैं। इनके बाहर बस सीलिया फ्लेजला होगा, एक कवर होगा आपका, और अंदर में माइटोकांड्रिया होने वाला है नहीं। 70S का राइबोसोम मिलने वाला है, एक न्यूक्लियस मिलने वाला है जिसके अंदर आरएनए रहेगा, एक क्लोरोप्लास्ट मिलने वाला है। बस इससे ज़्यादा इनमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक लड़की सब भी किस में आती है सर? यूकैरियोटिक में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, लड़की सब यूकैरियोटिक में आती है सब। यहाँ पे कोशिका पढ़ा रहे हैं, ब्रेन थोड़े पढ़ा रहे हैं कि अलग अलग आप कीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। यूकैरियोटिक 2 टाइप का हो जाएगा, एनिमल और प्लांट। एनिमल वाले से तगड़ा होता है प्लांट वाला, ये पढ़ा दिया हम आपको। कोशिका विभाजन बता दिए सेंट्रोसोम के बारे में। कोशिका विभाजन कितने टाइप का था? सब लोग बताओ बाबू। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। पहला था असूत्री, दूसरा था समसूत्री, और तीसरा था आपका अर्धसूत्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्धसूत्री जनन के समय होता है। अर्धसूत्री हाथ पैर टूट जाना, कट फट जाना, कायिक कोशिकाओं में 99% होता है। समसूत्री ये हम लोग में होता ही नहीं है, बैक्टीरिया वायरस में होता है। कंप्लीट बता दिए थे। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल जनन के समय होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा स्पर्म यानी शुक्राणु में, शुक्राणु, और दूसरा होगा ओभम में, ओभम अंडाणु। मेरा राइटिंग बहुत खराब है, खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। शुक्राणु और अंडाणु में ये आधा आधा विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेल में होता है 46 क्रोमोजोम, फीमेल में भी होता है 46 क्रोमोजोम। तो आधा आधा आना चाहिए ना, इसमें से 23 आना चाहिए, इसमें से 23 आना चाहिए, तब ना लड़कों में भी आधा बनेगा। एक बात बताइए, मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या, ह्यूमन यानी मानव में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। लेकिन सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो जेनेटिकली मतलब क्रोमोजोम की वजह से होती है। अगर क्रोमोजोम 46 से कम हो जाएगा, लेस देन 46 से कम हो जाएगा, या मोर देन 46 हो जाएगा, मोर देन 46 46 से, तो इसी बीमारी को हम सिंड्रोम कहते हैं। इसी बीमारी को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। मानव में क्रोमोजोमों में होने वाले अनियमितता अर्थात परिवर्तन मीन्स बढ़ जाना या घट जाने वाले बीमारी को हम सिंड्रोम कहते हैं। इस सिंड्रोम के कारण शरीर में अलग अलग आकृति मिलती है, विकृति मिलती है, अलग अलग इंसान का शरीर पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाता है। आपको लगेगा 47 हो गया तो अच्छी बात है ना? नहीं बाबू, कोई अच्छी बात नहीं है। खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो आपको क्या लगता है ज़्यादा है, अच्छी बात है? नहीं बाबू, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात। तो मोर या लेस दोनों ही खराब बीमारी है। आपको 4 टाइप का सिंड्रोम पढ़ना है।
टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ये 4 मेनली आपको सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। तो ये सिंड्रोम समझ में आ गया कि नहीं? क्रोमोजोम में होने वाले अनियमितता को हम सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोजोम में होने वाले अनियमितता को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम कहते हैं, क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोजोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। आगे बढ़े, क्रोमोजोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहेंगे। 46 के जगह 45 हो गया तो भी सिंड्रोम, 46 के जगह 47 हो गया तो भी सिंड्रोम। बताइए, आपके शरीर में अगर कोई भी विकृति नहीं है तो आपको कोई सिंड्रोम नहीं है। इसमें आता है टर्नर सिंड्रोम, महिलाओं में देखा जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर महिलाओं में देखा जाता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। देखिए ध्यान से, महिलाओं में पाया जाएगा टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम पाया जाएगा, क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। इसमें महिलाओं में बाजपन देखने को मिलता है, उनकी आकृति थोड़ी छोटी हो जाती है, बाजपन होता है। महिलाएं जनन नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी कई महिलाओं को देखते होंगे जिनके बाल बच्चे नहीं हैं। तो जिसके बाल बच्चे नहीं हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। फॉलोपियन ट्यूब डिसऑर्डर हो सकता है, लेस फॉर्मेशन ऑफ ओवम हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे कि जनन न करने की या बाजपन की उन कई सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि वह महिला टर्नर सिंड्रोम से हो सकती है। अगर वह महिला में लड़का इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि उसे टर्नर सिंड्रोम है तो कभी नहीं होगा उसको, फिर वो सही नहीं होगा। फॉलोपियन ट्यूब सही हो सकता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही हो सकता है। ये कई जो चीज़ें सही होने लायक हो सके, क्रोमोजोम कहाँ से सोचा सही होगा वहाँ पर? समझ आ गई नहीं क्या? तो महिलाओं में क्या होता है? बाजपन। अब ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि अगर किसी महिला के लड़के नहीं है, बाल बच्चे नहीं है तो उसके अंदर सिंड्रोम है, ऐसा नहीं है। सिंड्रोम एक कई कारणों में से एक कारण है, कई कारणों में से एक कारण है। जैसे आप देखते होंगे ना, कोई ईंटा चला दिया तो भी कपार फूट जाता है, झगड़ा हो गया तो वो कपार फूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कपार फूट जाता है। तो कपार फूटला के कई कारण हैं, उसमें से ही एक कारण है झगड़ा हो जाना। इसलिए ऐसा मत देखिए किसी का कपार फूटल हो तो कहिएगा झगड़े हुआ है। कपार समझता है सब सीबीएसई वाले? हेड कपार। तो महिलाओं में बाजपन देखने को जो मिलता है उसके कई सारे कारणों में से एक कारण है टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यही कारण है। एगो तो सोचन को पढ़ाओ ना ऐसा चीज बा तो लगता है ऐसे सोचने, अभी सोच रहा होगा सर, अच्छा हाँ फलाना चाचा के तो लड़के ना है, उनके मेहरारू को टर्नर सिंड्रोम, मेरे बैल कहीं का। कोई जरूरी नहीं है उसको टर्नर सिंड्रोम हो, कई कारण हो सकते हैं। सोचने लगेगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ऐसा नहीं किसी को आप ब्लेम करने लगेगा। टर्नर सिंड्रोम सही हो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाएगा। ये केवल और केवल फीमेल में पाया जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंड्रोम से, एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछ देता है और दूसरा पूछता है मेल या फीमेल में। तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल में पाया जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो 45 हो जाता है, यानी घट जाता है। अब एक पुरुषों में पाया जाता है आपका क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, पुरुषों में पाया जाएगा क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। ये जब भी पाया जाएगा मेल में पाया जाएगा। देखिए बस इसमें 45 होता है, बाकी सब में 47 हो जाता है, यानी बाकी सब में क्रोमोजोम बढ़ रहा है उसमें घट जाता है। ये मेल में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। यह सिंड्रोम पाने से पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाती है, पुरुषों के अंदर नपुंसकता आ जाती है, स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाता है, स्पर्म नहीं बनता है। और नपुंसकता आने के बाद ना वो मतलब फीमेल के प्रति अट्रैक्शन भी उनका खत्म हो जाता है। एक नेचुरल क्वालिटी होती है किसी भी मेल फीमेल का। जब वो अपने यूथ एज में आता है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई मतलब नहीं है लड़का है कि लड़की है, वो केकरो साथे खेलेगा वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं? तो कुछ जैसे क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होते हैं ना, उनमें नपुंसकता आ जाती है, स्पर्म फॉर्मेशन होता ही नहीं है। दूसरा, स्पर्म फॉर्मेशन ना होना एक इनिशियल प्रॉब्लम हो सकता है, बट एट्रैक्ट मतलब ना उसको फीमेल या अपोजिट सेक्सुअल मतलब वो मतलब एक होता है सबको अपने विपरीत लिंग से थोड़ा बहुत बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है, तो एक होगबे नहीं करेगा इस सब में। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होते हैं सब यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? इसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है? 47। इसको कोई मतलब नहीं रहता है इधर उधर से। कई को लड़का सोच रहा है सब ना कि बड़ा मन लगा के ही पढ़ता होगा सब, ये तो बात है,
चक्कर पकड़ नहीं करेगा कोई तो पढ़वे करेगा। लड़का के जीवन में हमेशा समझाते हैं, बाबू तुम ये गुटखा पान शराब यानी जो नशा है, ड्रग्स एडिक्शन, नशा, मोबाइल और लाल पीला हरा, आप बस ये 3 चीज को छोड़ दीजिए, इन 3 से बच के रहिए, ठीक है। जितना जल्दी बच के रहेंगे फिर आपके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये स्टूडेंट लाइफ के 3 स्पीड ब्रेकर हैं, लेकिन ये ससुरा स्टूडेंट वो वहीं पे जाकर अटक जाएगा। लाल पीला हरा देख लेगा, तुम देखबे मत कर, लेकिन तुम देखेगा और देख रहे जो ससुरा गिर तेहू गिर। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सचिनानंद कुमार, जय हिंद सर। यूपीएससी बैच बहुत जल्दी लॉन्च होगा। यूपीएससी बैच, बीपीएससी का एग्जाम बीत जाने दीजिए, जैसे एग्जाम बीतता है बीपीएससी का 30 तारीख को बहुत बेहतरीन ढंग से पीसीएस का भी और यूपीएससी का भी दोनों बैचेस को लॉन्च किए जाएंगे। चलिए ध्यान से समझा जाए। क्लिनेफेल्टर किस में पाया जाएगा? मेल में। टर्नर किस में पाया जाएगा? फीमेल में। टर्नर किस में पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। पटाउ सिंड्रोम, अच्छा ये डाउन छूट गया, चलिए पहले पटाउ देखते हैं फिर डाउन्स देखते हैं। पटाउ सिंड्रोम मेल में भी हो सकता है प्लस फीमेल में भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है पटाउ सिंड्रोम, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है पटाउ सिंड्रोम। नाम है इसका पटाउ, जिसको हो गया उसको कोई नहीं पूछने वाला है। ऊपर का होठवा कट जाता है, ये ऊपर का होठवा कटा हुआ रहता है। देखिए किसी किसी का ना ऊपर का होठ जो होता है ना इसे कटा हुआ रहता है, उसको कौन सा सिंड्रोम है? पटाउ सिंड्रोम। ऊपर का होंठ कटा हुआ है, कौन सा सिंड्रोम है? पटाउ सिंड्रोम। नीचे वाला नहीं कटता है, ऊपर वाला कटता है। ऊपर का होंठ क्या हो जाता है? कट जाता है, पटाउ सिंड्रोम। ऊपर का होंठ कट गया, पटाउ सिंड्रोम। बताई जाए बाबू ध्यान से, पटाउ सिंड्रोम मेल में होगा कि फीमेल में होगा? पटाउ सिंड्रोम यानी ऊपर का होंठ कटा हुआ मेल में होगा कि फीमेल में? दोनों में होगा। किस में होगा? दोनों में होगा। आगे बढ़े, पटाउ सिंड्रोम दोनों में होगा। अगला है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम भी मेल और फीमेल दोनों में होता है। डाउन सिंड्रोम भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। डाउन सिंड्रोम मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? शरीर का आकार बिगड़ जाता है, मंगोलाइट हो जाता है इंसान। होंठ जो होता है परोरा ईसन हो जाता है, मोटका मोटका होंठ। ये अजब तय का जो होंठ हो जाएगा, परोरा बराबर मोटका होंठ, एकदम ऐसे भयानक। कूल लिपस्टिक एक के दिन में खत्म हो जाएगा, बड़का थुथुर हो जाएगा एकदम भयानक। किस बीमारी में? डाउन सिंड्रोम में। शरीर का आकार अजीब हो जाएगा, जैसे कुबड़ उबड़ निकल जाएगा, मंगोलाइट हो जाएगा, मतलब शरीर बेडौल हो जाता है। किसमें? डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी में। शरीर का बेडौल हो जाना, डाउन सिंड्रोम। शरीर का बेडौल हो जाना, डाउन सिंड्रोम। शरीर का बेडौल हो जाना, डाउन सिंड्रोम। याद रहेगा, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। लो सिंड्रोम को बढ़िया से याद रखना है आप लोग को, सिंड्रोम को बढ़िया से। सिंड्रोम क्या होता है? मानव में पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम की संख्या में होने वाली अनियमितता को हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम के द्वारा क्रोमोसोम की संख्या बढ़ भी जाती है, घट जाती है। 4 प्रमुख सिंड्रोम जिससे सवाल आते हैं, जिसमें पहला टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है, इसमें क्रोमोसोम घट के 45 हो जाते हैं। इसमें महिलाओं में 52 होता है, बाकी सारे जो प्रमुख सिंड्रोम है उसमें बढ़ जाते हैं। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में पाया जाता है, उनमें नपुंसकता हो जाती है। बाकी आपका जो होता है आपका डाउन सिंड्रोम और ये पटाउ सिंड्रोम में दोनों में पाया जाता है। पटाउ सिंड्रोम में ऊपर का होंठ कट जाता है, और जबकि डाउन सिंड्रोम में शरीर की विकृति हो जाती है, मंगोलाइट हो जाएगा, होंठ बड़का परोरा हो जाएगा, शरीर बेडोल हो जाएगा, कुबड़ वगैरह निकल जाएंगे। ये सब किसकी बीमारी है? सिंड्रोम्स की। किसकी है? सिंड्रोम। हो गया सिंड्रोम, सिंड्रोम। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, टिश्यू। सेल चैप्टर समाप्त हो गया। कल ही हम बताए थे आपको सेल चैप्टर समाप्त। सेल का पीडीएफ सबको दिया जा चुका है, सेल का पीडीएफ सबको दिया जा चुका है। अब बच गया टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू, टिश्यू किसे कहा जाता है? अब नेक्स्ट ये नया चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा लोग। जिन जिन कर्म फोरों का पीछे का छूट गया है उनको अब पीछे से कोई मतलब नहीं, ध्यान से समझिए। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उत्तक। टिश्यू को हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तक कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? उत्तक कहा जाता है।
देखिए सेल जो है ना, सेल सेल आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। आप सेल पढ़े हैं, छोटे छोटे कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं, सेल। ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। सेल आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू। सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। सेल यानी कोशिका के समूह को हम उत्तक यानी टिश्यू कहते हैं, समझ में आ गया। और टिश्यू मिलके अंग बना लेते हैं, ऑर्गन। अंग यानी ऑर्गन बना लेते हैं। और ऑर्गन मिलके पूरा का पूरा शरीर बना लेता है। क्या बना लेता है, शरीर बना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं। सेम जैसे देखिए आप ईंट ले लीजिए, ईंटा को जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, ईंट की ईंट के जोड़ के दीवार बना सकते हैं। ईंट ईंट को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा। और 4 ठो दीवार को एक सीक्वेंस में जोड़ दीजिएगा तो कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कमरा। और कई कमरों को जोड़ दीजिएगा तो एक घर बन जाएगा। कई कमरों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक घर। वैसे ही तो शरीर है, जैसे घर है वैसे शरीर है। शरीर में अलग अलग अंग होते हैं तो घर में अलग अलग कमरे होते हैं। ये अंग कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं, ये कमरे 4 दीवारों से मिलके बने होते हैं। ये टिश्यू किससे बना होता है, तो सेल से बना होता है। तो दीवार किसके बने होते हैं, ईंट के बने होते हैं। अभी देखिएगा इसमें कई गो होगा ना, खखोरने वाला, जिसका दिमाग एकदम अगुआ टाइप का होगा, पढ़ने वाला नहीं, अगुआ टाइप का। दीवार में तो सीमेंट भी होता है, पुट्टी भी, बालू भी। अरे बाप रे बाप, अरे लोल कही का। तो कोशिका में भी बाहरवा सीलिया फ्लेजला होता है। एक ऐसा खखोरन आता है सबना, जिसका हद नहीं, एकदम एकदम खखोरले। रीजन भी है, उस बेचारे की गलती नहीं है। जीवन में तो कभी पढ़ा नहीं, ना मैट्रिक में मन लगाया, ना इंटर में, ना ग्रेजुएशन में। समझे में नहीं आया, पढ़ाई उसके ऊपर से निकल गया। तो उसने कभी पढ़ाई को समझा ही नहीं, पढ़ाई होता कैसे। यहाँ आने के बाद उसको पहली बार समझ में आता, और ये तरीका, हम बकलोल नहीं है, हमारा समझ में आ रहा है। तो कहता है रुको, खाने सर को खखोरते हैं, खखोर ले नहीं को, तो हमारे खखोर लेता है इसे। और कई को लड़का आता है जो पहले से खखोर के बैठा है। जब वो 9th-10th में होगा तो टीचर के, मैथ टीचर को खखोरा होगा, केमिस्ट्री में मैट्रिक में दूसरे टीचर को खखोरा होगा, ऐसे इंटर में खखोरले होगा। तो कई अलग अलग टीचरों को खखोरा है। तो यहाँ समझ गया है कि खखोरने से कोई फायदा नहीं है, जो जरूरी है वो सर खुदे बता देंगे। लेकिन जो पहली बार समझ रहा है, एकदम दलिद्रा है, हाँ समझ में आ गया भाई, जो खखोरेगा इसे। दीवार में ईंटा, मिस्त्री कहाँ गया सर, मजदूर। समझाओ कौन शॉर्टकट तरीका से ना, और रद्द कर देता है। अगुआ सब, सारा लड़का नहीं, अगुआ जो होता है सब। आगे बढ़े। लड़कियों में अगुइन होती है सब, वो खकोरेगी सब बिना मतलब। लेकिन लड़की सीधा होती है सब। लड़की से सीधा मतलब नहीं, लड़का इतना तो सीधा नहीं होती है सर, लेकिन फिर भी बहुत सीधा होती है सब। इतना सीधा है सब, बस इस टिश्यू बता देंगे, कर देंगे टिश्यू खत्म। ठीक है सर, अगला चैप्टर बताइए। इतना मतलब सोचो, कोमल हृदय खत्म, टिश्यू खत्म। लड़का उनको बोल देंगे तो कहना अभी बचा होगा। लड़का सबको समझे में नहीं आता है। चलिए ध्यान देते हैं। हम लोग को पढ़ना है पहले क्या चीज, टिश्यू। जब टिश्यू पढ़ लेंगे तब अंग पढ़ेंगे। अंग में क्या पढ़ेंगे, दिमाग, आंख, कान, नाक, हड्डी, दिल, फेफड़ा, किडनी, लीवर, एस्प्लीन, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेंक्रियाज, सब एक एक करके अंग पढ़ते रहेंगे। तो पहले हमें क्या पढ़ना है, टिश्यू, उसके अंग पढ़ लेंगे। अंग पढ़ने के बाद पूरी शरीर खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। टिश्यू देखते हैं। टिश्यू, कोशिका, टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। उत्तक जमा होकर क्या बना लेते हैं भाऊ, अंग बना लेते हैं। उत्तक यानी कोशिका का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। कोशिका का समूह हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़े। कोशिका कई टाइप की होती है, ये सॉरी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। उत्तक जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है मस्कुलर उत्तक, मस्कुलर, मस्कुलर मतलब पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक, मस्कुलर उत्तक, ये 4 टाइप के होते हैं। दूसरा होता है न्यूरॉन उत्तक, न्यूरॉन, न्यूरॉन टिश्यू, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू। तीसरा होता है आपका कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, यही एग्जाम में पूछता है। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। और चौथा होता है एडिपोज उत्तक, एडिपोज, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू,
उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मालगिली। खैर वो फादर उधर से नहीं पूछता है यहाँ पर। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक चार प्रकार का होता है। मस्कुलर उत्तक, इसका क्या बना होता है? मांसपेशियां बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? मांसपेशी बनी होती है। मांसपेशी बनी होती है, यानी मसल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? मसल्स बने होते हैं। हमारे शरीर में 6 3 9 मसल्स है। हमारे शरीर में 6 3 9 मसल है। 6 3 9 मसल है। 639 6 3 9 मसल्स हैं हमारे शरीर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं? 6 3 9। जब मसल्स बढ़ाएंगे ना तब आपको बढ़ाएंगे। सबसे लंबी मांसपेशी जांग की सार्टोरिस, जबकि सबसे बड़ी मांसपेशी कमर में जहां डॉक्टर इंजेक्शन देता है उसको कहते हैं ग्लूटिमस मैक्सिमस, वो सबसे बड़ी है। जबकि जांग की मांसपेशी मांस सबसे लंबी है। जैसे कुतुब मीनार लंबा है, लाल किला बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लाल किला क्या है? बड़ा है। आगे बढ़े तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है। सबसे छोटी मांसपेशी कान की हड्डी जो स्टेपिडस होती है उसके ऊपर एक छोटी सी मांस होती है स्टेपिडस जो होता है, स्टेप्स नाम की हड्डी के पीछे एक मांस होता है जिसका नाम होता है स्टेपिडस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे बड़ी हड्डी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी सार्टोरिस। तो ये हम मांसपेशी चैप्टर में पढ़ाएंगे कि मांसपेशी 3 टाइप की होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड मिक्स। ऐच्छिक मांसपेशी है, अनैच्छिक मांसपेशी और मिश्रित मांसपेशी। तो हम मांसपेशी चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं टिश्यू। हमारा मेन फोकस है टिश्यू पे। नहीं तो सोच रहे हम पढ़ाते लगे यही मांसपेशी तो टिश्यू यहीं अटक जाएगा। हाई 4 को में पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाएगा। तो बताइए, मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी उत्तक का मांसपेशियां ही बनी होती हैं। शरीर में 6 3 9 मांसपेशियां हैं। शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 6 3 9। शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 6 3 9 मांसपेशियां हैं। शरीर में 6 3 9 मांसपेशियां। अब बात करते हैं न्यूरॉन उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक इसका क्या बना होता है? ब्रेन। किसका क्या बना होता है? ब्रेन। किसी किसी लोग के पास नहीं होता है दिमाग, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ाई सबको जरूरी है। चलिए ध्यान से इधर समझिए। यहाँ पर कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जरूरी नहीं कि अगर दिमाग नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगा एकदम, है ना? हम यहाँ पर एकदम होगा। कोई हिम्मत नहीं हारिए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का सबको तुम लोग एकदम शांति से यहाँ देखो ध्यान से। सबके पास होना चाहिए यहाँ पर। और हम तो कभी किसी को कहे नहीं कि किसी के पास ब्रेन है नहीं है, कोई अपने समझ जाता है। अब ध्यान से देखो, ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल से। ब्रेन किससे बना होता है? न्यूरॉन कोशिकाओं से। न्यूरॉन सेल या न्यूरॉन कोशिका से। तो इसमें तो पढ़ना नहीं। अब आप बताओ, हमारा तो काम बस यहाँ टिश्यू पढ़ाना ना। कौन कहेगा सर ब्रेन पढ़ाइए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उसके बाद से आपका फोरहेड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, द्वितीय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये चैप्टर है बाबू अलगे से, ये चैप्टर। हाँ, बस ये बना होता है तंत्रिका उत्तक से। अभी पूरा का पूरा चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर व दूसरे सब्जेक्ट में ना पढ़ा देंगे। तो ब्रेन बना होता है तंत्रिका उत्तक से। ब्रेन बना होता है तंत्रिका उत्तक से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ब्रेन बना होता है तंत्रिका उत्तक से। ब्रेन बना होता है किससे? तंत्रिका उत्तक से। ब्रेन बना होता है तंत्रिका उत्तक से। ब्रेन तंत्रिका उत्तक का बना होता है। अब देखते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। हमारे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग टिश्यू करता है। संयोजी उत्तक का होता है। कौन करता है? संयोजी उत्तक करता है शरीर को कनेक्ट करने का काम। तो कनेक्ट कौन करता है? हमारे शरीर में ब्लड करता है शरीर को कनेक्ट। ब्लड के अंदर एक और चीज मिला होता है जो बीमारी से लड़ता है, लिम्फ मिला होता है। क्या मिला होता है? लिम्फ। ब्लड के अंदर येलो कलर का लिम्फ मिला होता है। पूरे शरीर को यही जोड़ता है। तो ब्लड
ब्लड भी एक संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू है, उसके साथ घूम रहा है लिम्फ, वो भी शरीर को जोड़ के रखा है, वो भी एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है। साथ में आपका देखेंगे बोन यानी हड्डी, हड्डी एक कनेक्टिंग टिश्यू है, पूरी शरीर को कनेक्ट करके रखा है। जहां हड्डियां आपस में जुड़ती हैं वहां पर मुलायम हड्डी का देना जरूरी है, नहीं तो हड्डियां खट 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 करके टूट जाएंगी। जब आप चिकन मटन खरीद के लाते हैं तो हड्डियों का खाने के बाद हड्डियों का जो अंतिम सिरा होता है उसको धो के थूर देते हैं और थूर के खा जाते हैं। कई ठो ससुरा तब तक थूरते जाता है जब तक वो थुराते जाता है। अगर कुकर में 9 सीटी मार दिया है तो हड्डी छोड़ने वाला नहीं है, पूरा हड्डी खा जाएगा। नीचे से कुत्ता गरियाएगा कि ससुरा तो नहीं आज तनिको नहीं छोड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरी हड्डी क्या है, एक तरह की कनेक्टिंग टिश्यू है। हड्डियों के कोना वाले भाग पे सॉफ्ट हड्डी होती है, सॉफ्ट हड्डी को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। सॉफ्ट हड्डी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ब्लड के साथ मिला होता है, लिम्फ हड्डी के साथ मिली होती है, कार्टिलेज। कान में ये कार्टिलेज ही है, हड्डी नहीं है। कान में ये क्या है? कार्टिलेज है। नाक के ऊपरी वाले भाग में कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है। तो मुलायम वाले भाग में क्या होता है? कार्टिलेज ही पाए जाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये पूरे बॉडी को कनेक्ट करते हैं, इसलिए नाम है इसका कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू चैप्टर से 2 ही सवाल आते हैं कि उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और ऑप्शन दूसरा सवाल आता है इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू है? ऑप्शन बी पे रहता है रक्त। ऑप्शन बी पे रहता है रक्त। रक्त का मतलब होता है ब्लड। तो आपको अगर इतना भी याद है तो बराबर सवाल बनेंगे, लेकिन हमारा काम है पढ़ाना। आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन सवाल दुइये को पूछे जाते हैं कि कौन सा उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है? संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल बताइए। तो संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल हो जाता है रक्त यानी ब्लड। समझ में आ गया? रक्त यानी ब्लड। अब बात करते हैं एडिपोज उत्तक, उपकला उत्तक। एडिपोज उत्तक यानी उपकला उत्तक। एडिपोज उत्तक यानी उपकला उत्तक को हम लोग वसा का निर्माण करते हैं। इसे इपिथीलियल उत्तक भी कहते हैं। यह वसा यानी फैट बनाता है। वसा यानी फैट बनाता है। हिंदी में इसको कहते हैं चर्बी। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? चर्बी कहेंगे। क्या कहेंगे? चर्बी कहेंगे। कोई आदमी मोटा जाता है तो उसके शरीर में क्या जमा हो जाता है? वसा। देहात में लोग उर्दू में उसे कहते हैं देख रहा है कितना चर्बी आ गया है, हाँ बाप का पैसा खा खा के चर्बी आ गया है। मोटा ज्यादा हो जाता आदमी तो कहते हैं चर्बी आ गया है। तो देहात का आदमी सीधे एक्टिव वॉइस में बोलता है, शहर का आदमी पैसिव वॉइस में। मोटे लग रहे हैं थोड़ा सा, हाउ हेल्दी यू आर। सीबीएसई वाले बोलेंगे ओ माय गॉड हाउ हेल्दी, हाउ हेल्दी। सोच रहा मोटा गई लो, हाउ हेल्दी कौन चीज? सीबीएसई वाला सोचता है किसी को क्यों तकलीफ दिया जाए, मोटा हो गया तो हम काहे लिए कहेंगे यू आर लुकिंग लाल किला। समझ में आ गया कि नहीं? हाउ हेल्दी बोलेगा। तो जो वसा का निर्माण होता है, वसा किस प्रकार की उत्तक का बना होता है, किस प्रकार की कोशिका का बना होता है? तो वो एडिपोज यानी उपकला उत्तक का बना होता है। एडिपोज यानी उपकला उत्तक का बना होता है वसा। जो लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो लोग दुबले पतले हैं, खास करके लड़का लड़की में जो भी दुबले पतले हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अभी आंधी तूफान का मौसम चल रहा है, मौसम कभी भी गड़बड़ हो जा रहा है। आप छत पे न जाएं, वरना पता चला दूसरे मोहल्ला में आप मिले गए, किसके लॉज से उधिया के आया है, पता चला गाय घाट में कोनो उधिया के चल गया, किसके लॉज से उधिया के आई है। तो ऐसे लोगों थोड़ा आंधी तूफान में बच के रहिए। और बाकी जो हैवी हो गए हैं थोड़ा मेहनत कीजिए। आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक वक्त से आता है सब डबल हैवी, 2 लड़का का सीट पे बैठता है, सब एडमिशन चार्ज डबल लेंगे हम। 2 गो लड़का का एक बार करके अलग बैठता है, एकदम भयानक। सीढ़ी पे जाएगा तो दूसरा कोई जाइए नहीं पाएगा। बताइए ध्यान से, वसा किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तो आंसर आएगा वसा एडिपोज यानी उपकला उत्तक का बना होता है। वसा हमारे शरीर में क्या करता है? तो वसा हमारे शरीर में हमें चोट लगने से बचाता है। वसा हमारे शरीर को हमें चोट लगने से बचाता है। जब हम मोटे हो जाते हैं तो हमें कोई मारता है या वसा आ जाता है तो वो वसा पे ही चोट रुक जाता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई मोटा जाता है तो इसमें वसा भर जाता है, बाइसेप बोलते हैं उसको। मांसपेशियां तो 603 रहती है, वो थोड़े हो जाता है यहाँ पे। अब मारिएगा तो उसकी हड्डी पे चोट लगने से पहले वो चोट उसके वसा पे लग जाता है और वसा उसे चोट से बचा देता है। तो वसा बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ठंड से बचाता है वसा। मोटे लोगों को ठंड नहीं लगता है, वसा ठंड से बचाता है। महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, महिलाओं में वसा ज्यादा होता है।
इसलिए महिलाओं को ठंड कम लगता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में उनमें वसा ज़्यादा होता है। शादी ब्याह में देखिएगा पूरा भयानक लहराएगी ना, ओके ठंडा लगेगा ना कुछ, एकदम तनी सा काम करने के लिए कह दीजिए बर्तन धुल दो, ओह माय गॉड बहुत ठंडा है, बर्तन कैसे धुलेंगे हम यहाँ पे, अतनी वही देख लो ब्याह में एकदम भयानक, मत पूछो, एकदम कोई टेंशन है नहीं है उसको। अब देखिएगा ना, कोई महिला खूब ज्यादा लहराएगी एकदम, उसके पति को देखिएगा 4 गो हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, अंदर इनर, एगो जैकेट लगा के कांपेगा, चलो अब खाना खा ली ना, अब घर चलो ठंडा लग रहा है यहाँ पे। वो कह गया है 2 घंटा हम तैयार होने में लगाए हैं, कम से कम 4 घंटा लहराएंगे, चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वसा, जिसमें वसा ज्यादा रहेगा उसको ठंडी कम लगेगी। पुरुषों में वसा होता है कम, पुरुषों में वसा होता है कम, ये जेन्युइन चीज है, पुरुषों में वसा बहुत ही कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में वसा ज्यादा होता है। वसा की अच्छाई तो वसा की खराबी समझिए, वसा बहुत हल्का होने की वजह से ज्यादा जगह घेरता है। जैसे रुई जो होता है ना कपड़ा, रुई हल्का होने की वजह से ज्यादा जगह घेरता है, जबकि लोहा भारी होने की वजह से कम जगह घेरता है। तो पुरुषों में वसा कम होता है, इसलिए पुरुष ज्यादा जगह नहीं घेरते हैं। महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा जगह घेरती है। हमारा वजन 79 kg, यानी 79 का मतलब हो गया 80 kg। अब ये 79 बहुत पहले था, 6 महीना पहले, अब ये 80 हो गया है, तो हमारा वजन जो है वो 80 kg है। तो आप हमारे शरीर की आकृति देखिएगा 80 kg के हैं, तो हमें कोई बहुत मोटा में नहीं कह सकता है। लेकिन अगर 80 kg की महिला को देखिएगा ना, तो फिर हमसे डबल में हो जाएगी वो। 80 kg की महिलाएं जो जिन्हें आप बहुत मोटा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है, वही 70-75 किलो हो जाती है, तो बहुत ज्यादा। रीजन क्या है, उनमें ना एडिपोज उत्तक ज्यादा होता है, उनमें वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप बहुत, ऐसा नहीं है, उनसे ज्यादा वजन के तो हम लोग। तो पुरुषों में वसा की क्या होती है, कमी होती है। तो पुरुष में वसा कम होता है तो उसका शरीर गठीला होता है, पूरा गांठ टाइप का होता है। एक मुक्का धो दिया किसी को ना तो धंस जाएंगे मुंह पे वहां पर। अब महिला कहेगी वही दुष्ट कहीं का, ये दुष्ट, देखते हैं भाई बहन में झगड़ा होगा ना तो भैया पीट के रोवा देता है, और बेचारी 2-3 झापड़ मार के खुश हो जाएगी, मर लो हम ओकरा, हम समझ आ गए। तो महिलाओं में वसा की कमी पाई जाती। महिला सब गुस्साया नहीं करो, समझाने के लिए समझा रहे हैं, वरना आप अगर ज्यादा मतलब बात समझिए, कुछ जो नया रहते हैं सब ना, उस सबको लगता है कि बाप रे बाप सर हमको बोल दिए, बाबू पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको क्या जाता है, पढ़ा के चल जाएंगे। हाँ, एडिपोज उत्तक, उपकला उत्तक होता ही वसा होता ही, वसा शरीर को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है, ये करता है, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि लड़की पूरा नहीं मानती है, जानती है गलत क्या बोल रहे हैं सर। चलिए ध्यान से देखते हैं, वसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वसा समझ में आ गया। वसा कहां कहां पाया जाता है। ऊंट का जो कुबड़ देखे, कुबड़, बैल देखिए, जो बैल जो होता है उसके यहाँ पे एक तो हम्प निकला होता है, कुबड़ यानी हम्प, उसी में बैलगाड़ी फंसा दिया जाता है, वो हम्प के रास्ते हो जाता है। तो कुबड़ यानी हम्प में क्या होता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ यानी हम्प में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ यानी हम्प में वसा पाया जाता है। हथेली, इस हथेली में क्या पाया जाता है, वसा चोट लगने से बचाता है। एक झापड़ मारिएगा किसी का ना तो उसका गाल झंझना जाएगा, जबकि न्यूटन के नियम के हिसाब से जितना चोट इस गाल पे लगा है उतना ही चोट इस हाथ पे लगा है, लेकिन उस चोट को बर्दाश्त कौन कर ले गया है, वसा। उस चोट को बर्दाश्त कर ले गया है वसा। तो वसा चोट लगने से भी बचाता है। वसा क्या करता है, चोट लगने से भी बचाता है। हथेली में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। कुबड़ में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। पेट में आदमी का जो तोन होता है, पेट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तोन लिखते हैं, तोन बैली फैट कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, बैली फैट। तोन हमारा भी थोड़ा थोड़ा सा निकल गया है पेट, मतलब अभी फिर भी मतलब उतना एकदम एक्सेस नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अब पता चल जाता है कि खान सर का भी अब खैर अब उम्र हो जाता है इंसान का, जब 42-43 तो ये सब बीमारी होने लगता है। पेट निकल जाएगा, बाल झड़ जाएगा, देख रहे इधर इधर झड़िए गया तनी मनी यहाँ पे। अब एक असल में काला बाल सफ़ेद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए ध्यान से, तो हमारा तो उम्र हो गया, तो पेट जो तोन होता है, तोन जो बाहर निकला रहता है ना, उसमें वसा भरा होता है। ऐसा मत समझिएगा कि खाना खा के फुलेले, जिसका तोन निकला उसको 4 दिन खाना नहीं भी दीजिएगा तो तोनवा बाहर ही निकला रहेगा।
तोन क्या रहेगा, बाहर निकला रहेगा। उसमें क्या भरा होता है, वसा, चर्बी भरा है। क्या भरा है, चर्बी। और जब मेहनत कीजिएगा ना, मेहनत कीजिएगा तो पूरा चर्बी पिघलने लगेगा। तो देहात में लोग कहते हैं आज कुल चर्बी टघरा दे तो हम आओ, मार मार के चर्बी टघरा देंगे तुम्हारा हम। तो तोन में क्या भरा होता है, वसा। तोन में वसा होता है। तोन में क्या होता है, वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पेट में तोन यानी वसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए बुढ़ापे में ना वसा खत्म हो जाता है, बुढ़ापे में वसा खत्म हो जाता है। इसलिए वसा कम होने की वजह से चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, क्योंकि इन चमड़ों को तान के रखा है पीछे से वसा। अब बुढ़ापे में वसा हो जाता है खत्म, और वह चमड़ा हो जाता है झुर्री वाला हो जाता है। तो वो झुर्रियां पड़ जाती हैं वसा की कमी से। त्वचा में झुर्रियां किसकी कमी से हो जाती हैं, वसा की कमी से। जिनमें आपके दादा दादी या नाना नानी जिंदा होंगे, बूढ़े लोग, हम उनका देखिएगा शरीर पूरा झूल गया रहता है। समझ में आ गया कि नहीं, पूरा शरीर झूल जाता है। और जिनको अपने आप पे बहुत घमंड है, जिन लड़कों को बहुत घमंड है कि केकरों से झगड़ा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जाके एक बार बूढ़े लोगों को देखिएगा। एक वक्त था जब वो भी आप ही के जैसे होंगे। समझ में आए ना। और जिन लड़कियों को बहुत सजने संवरने का शौक है ना, एक बार जाके दादी नानी से देख लीजिएगा, एक समय आएगा वैसे ही होगा। इसलिए अभी वक्त है, पढ़ लिख के ज्ञान के बदौलत कुछ दे के चल जाइए। वह ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है। हम हो या आने वाली कोई भी पीढ़ियां हो, न्यूटन का नियम पढ़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं। कोई भी पीढ़ियां हो, भगत सिंह को पढ़ेगी, भले वो कम उम्र में फांसी पे क्यों ना चढ़ गया। भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस, कोई भी स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ेगी। तो आप लड़का लड़की कहते जब इस देश में आए ना, तो इस देश के प्रति कुछ करके जाइए। ये इस मिट्टी की खासियत है। ये मिट्टी में अगर किसी ने इस देश के लिए किया है, देश उसे कभी नहीं भूलता है। चाहे वो भीमराव अंबेडकर साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हो, इतने लोग आए हैं इस देश में महान महान की, किसका किसका नाम गिनवा सकते हैं। तो अभी पढ़ लिख लो। लेकिन ना, हम तो ठोड़ रंगेंगे, ससुरी ठोड़ रंगेंगे। हमको ठोड़ रंगने से प्रॉब्लम नहीं है। बेचारा लड़का जो है एकदम सीधा प्राणी होता है, उससे ज्यादा सीधा प्राणी मेरे ख्याल से बना ही नहीं। अब बेचारा उस सबका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। चलो ध्यान दो इधर, चेहरे पे जो झुर्री पड़ जाती है, झुर्रियां किसकी वजह से, वसा की कमी से। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां वसा की कमी से होती हैं। चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां वसा की कमी से होती है। याद रहेगा ना। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। प्लॉट देते हैं ना तो पूछ, इसी में से देख लेगा सब। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। उत्तक 4 प्रकार के। क्वेश्चन पूछते हैं, मांसपेशियां किसकी बनी रहेंगी, मांसपेशियां पेशीय उत्तक की। ब्रेन किसका बनता है, ब्रेन न्यूरॉन टिश्यूज का, न्यूरॉन ट्रेंस। ब्लड कैसा उत्तक है, खून, खून यानी ब्लड, लिम्फ खून या ब्लड, लिम्फ खून या ब्लड, लिम्फ खून या ब्लड संयोजी उत्तक है। हड्डी संयोजी उत्तक है, हड्डी संयोजी उत्तक है। कार्टिलेज संयोजी उत्तक है। मांसपेशियां पेशी उत्तक है। बकलवा चल गया था एडिपोज उत्तक पे कि सर 3 गो तो आइए गए, चौथे स्टेशन पे जाइए करेंगे। मांसपेशियां पूछे हैं, पेशी उत्तक की बनी होती है मांसपेशियां, पेशी उत्तक की। वसा किसका बना होता है, एडिपोज उत्तक, वसा एडिपोज उत्तक। बुढ़ापे में झुर्री का कारण वसा का घट जाना, वसा का घट जाना। वसा को हम फैट भी कहते हैं। ऊंट के कुबड़ में, बैल के कुबड़ में, हथेली, हाथ पैर की हथेलियों में, पेट यानी जो बैली फैट होता है, जिसे हम लोग पेटवा का कहते हैं लोग, तोन, बैली फैट, हम्प, इस सब में वसा पाया जाता है। वसा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वसा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वसा चैप्टर यानी वसा चैप्टर बोल दिए जी, ये टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया। टिश्यू यानी उत्तक चैप्टर कंप्लीट हो गया। उत्तक का दिन हिस्टोलॉजी होता है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है, हड्डी भी एक संयोजी उत्तक है। भाड़ में जाए सोच रहा है, बाकी कुछ पूछ भी नहीं करता है। अगला चैप्टर है मांसपेशी। मांसपेशी के बाद आता है हड्डी, मांसपेशी उसके बाद आता है हड्डी। हड्डी 206 हड्डियों को याद करेंगे। जिनका भी क्लास वगैरह छूटा है, एटलीस्ट यहाँ से तो रेगुलर रहिए। उत्तक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मांसपेशी बताएंगे, वो छोटा सा चैप्टर है, फिर हड्डी बता देंगे। मांसपेशी प्लस हड्डी। ये जो टिश्यू है इसका पीडीएफ अभी नहीं अपलोड है, तो टिश्यू का पीडीएफ और मांसपेशी का पीडीएफ
और हड्डियों का पीडीएफ एक साथ अपलोड कर देंगे, ताकि पीडीएफ भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ठीक ठाक रहता है ना, आपको एक साथ अपलोड कर देंगे, तब आपको किसी को दिक्कत नहीं हो जाएगा। और जब अनाउंस कर देंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कल परसों में आपको पीडीएफ मिल जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे।